नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी क्या होती है, बच्चे के वृद्धि और विकास में किस प्रकार से सहायक होती है और इसके अलावा उसके शैक्षणिक महत्व क्या होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वातावरण से मतलब होता है हमारा जो हमारा आसपास का जो पर्यावरण है उसी को हम वातावरण कहते हैं। अब वातावरण में अगर इसको देखें तो वातावरण क्या है, किसी विशेष समय में विशेष परिस्थिति में जब कोई मनुष्य होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण या पर्यावरण। इस पर डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। डेफिनेशन आती है फर्स्ट हमारी बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार। क्या कहते हैं ये कि जीन्स को छोड़कर अन्य जो भी वस्तु व्यक्ति को प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं हम, वातावरण। यानी हमने जो अपनी क्लास की थी लास्ट, उसमें अनुवांशिकता के बारे में पढ़ा था कि अनुवांशिकता जो है बच्चे के अंदर जीन्स के थ्रू जाती है। ठीक है, अब इधर ये कह रहा है कि जीन्स को छोड़कर जो भी बाकी के जो भी अन्य जो वस्तुएं हैं बच्चे को प्रभावित करती है उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। वुडवर्थ और मार्क्विस क्या कहते हैं, वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। बाह्य तत्व बोला गया है यहाँ पे, यानी अंदरूनी तत्व तो क्या होता है बच्चे के अंदर, जो उसकी अनुवांशिकता है वो क्या है, उसका आंतरिक तत्व है जो बच्चे के अंदर रहता है, इनहेरेंट है उसके अंदर। और बाह्य तत्व जो भी एक्सटर्नल तरीके से उसको इफेक्ट करता है, बच्चे के सामने आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। और ये कब से इफेक्ट करता है, जब बच्चा अगेन सेम होता है, जैसे अनुवांशिकता में बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही वो शुरू हो जाता है अनुवांशिकता का प्रभाव बच्चे में। ऐसे ही जब बच्चा वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होना शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वातावरण का अर्थ कि वातावरण होता क्या है। वातावरण व्यक्ति की वृद्धि और विकास के सभी आयामों पर अपना प्रभाव डालती है। माँ के गर्भ में अपना जीवन प्रारंभ करने से लेकर अंतिम श्वास तक विभिन्न शक्तियों से बालक का विकास प्रभावित होता है। अब इधर साफ साफ ये बता दिया गया है कि वातावरण क्या करता है, बच्चे के सभी आयाम, जो भी उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, चारित्रिक, कोई भी उसका विकास हो, कोई भी विकास का आयाम हो, सब पर ही वातावरण प्रभाव डालता है। ठीक है, और ये वातावरण कब से प्रभाव डालना शुरू करता है, अगेन वही, जब बच्चा अपना जीवन प्रारंभ करता है माता के गर्भ से। तो जितनी भी शक्तियां होती हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। इस शक्तियों के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये शक्तियां बाहरी तत्व से ही हमें मिलती हैं जिससे हमारा विकास जो है प्रभावित होता है। आप सभी भी क्या है, अपने बाहर के वातावरण का ही प्रभाव है आपके व्यक्तित्व पे, इसलिए आज जो भी है आप, वो आपकी अनुवांशिकता और वातावरण के ही प्रभाव के कारण है। यानी हर एक व्यक्ति पर उसकी अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है जिसके द्वारा उसके जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है टॉपिक, चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं वातावरण से संबंधित आवश्यक बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे हमें ये कंसेप्ट जो है वातावरण का और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, माता के गर्भ में आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और तब से ही, जब से जीवन उसका प्रारंभ होता है तब से उसके ऊपर बाहरी और आंतरिक कारकों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है और वो ऐसी अवस्था में ड्रिंक करती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका जो विकास है बच्चे का, वो मानसिक और शारीरिक विकास में प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई हमें शारीरिक अपंगता देखने को मिले या मेंटली बच्चा डिस्टर्ब हो। ठीक है, और इस तरीके से अगर, और ये होता क्यों है, रीजन क्या, कहीं ना कहीं वो बाह्य कारक ही है माता के ऊपर, या तो हो सकता है माता किसी स्ट्रेस में हो, ठीक है, और इसलिए वो ऐसा कर रही हो, या उसका स्वभाव हो ये। तो इस तरीके से उसका जो बाह्य कारक है वो कहीं ना कहीं बच्चे को आंतरिक रूप से प्रभावित करेगा। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक ऐसी माता है जो मतलब जो बच्चे का विकास में बहुत अच्छे से अपना सहयोग दे रही है, उसको बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसे हमेशा कहा जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसका शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उसको ना हो और बच्चे का विकास वो अच्छे से हो सके। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब बच्चा रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट से जब बच्चा पलता है तो उसमें विकास जो है वो बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका पारिवारिक स्थिति का प्रभाव बच्चे पड़ता है। अगर पारिवारिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, सामाजिक अगर उसका स्टेटस अच्छा नहीं है उसका बच्चे का परिवार का, जैसे अगर मान लीजिए कि घर में जो है पेरेंट्स के बीच में कलह कलेश रहता है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का विकास प्रभावित होगा। कैसे कि बच्चा जो है अपनी चीजों को सामने नहीं रख पाएगा, क्योंकि माता पिता अपने आप में इतने उलझे हुए हैं, तो बच्चों के तो उधर बारी कहाँ आएगी कि वे अपने पॉइंट को किसी भी चीज को लेके रख सके। बच्चे को तो वो समझा ही नहीं पाएंगे, किसी भी चीज को लेकर टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि माता पिता ही आपस में बहुत लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। और बाहर सोसाइटी में भी ऐसे जो परिवार है उनको बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे का विकास ही प्रभावित होता है। ठीक है। और वहीं अगर एक परिवार ऐसा है जो कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड कराता है, ऐसे परिवार के समाज में भी स्थिति अच्छी होती है, उनका आर्थिक स्तर भी कहीं ना कहीं वो अच्छा ही देखने को मिलता है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स के बीच में। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण हो पाता है, उनका नरिशमेंट बहुत अच्छा रहता है। बच्चे जो है खुल के अपनी चीजों को बता सकते हैं, उनकी जो योग्यता है विशेषता है उनका विकास करना ईजी हो जाता है, आसान होता है, क्योंकि उसमें कोऑपरेट मिलता है, माता पिता का कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है, वो छोटे होते हैं कद में, कंपेयर किया जाए अगर बाकी देश के जो लोग होते हैं, बाकी शहरों के। ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनमें क्या होता है, वो गोरे होते हैं। ठीक है। उनका जो स्वभाव है वो शांत देखा जाता है। और वहीं अगर ऐसे लोग हैं जो कि गर्म प्रदेशों से आते हैं, उनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा होता है कहीं ना कहीं, और उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो भी डल होता है बाकी से। ठीक है। जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं ऐसे लोगों से कंपेरेटिवली। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि बालक के जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाओं का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब बच्चे के जीवन में चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे वो बुरी घटना हो, उन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिलाकर उसको परिणाम है, जो हम फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है। हमें देखने को मिलता है, यानी अगर मैं अपनी बात भी करूँ या आप अपनी बात करें, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो आज विकास हुआ है वो हमारे पास्ट में जितनी भी चीजें रह चुकी हैं और हमारे प्रेजेंट की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसका ही परिणाम है हमारा व्यक्तित्व। ठीक। तो उसी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि वातावरण जो है घटनाओं और दुर्घटनाओं दोनों से ही प्रभावित होता है, चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, दोनों ही प्रभावित करते हैं बच्चे के वृद्धि और विकास को। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक प्रभाव, रहन सहन, रीति रिवाज, अंतःक्रिया, परंपराएं। जैसे देखा जाए तो हमारा जो कल्चर रहता है सोसाइटी का, उसका बच्चे पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारा बैठने उठने का ढंग क्या है, किन लोगों के बीच में हम बैठते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है वो हमारे पर प्रभाव डालते हैं, हमारे बीच की आपस की हमारी कितनी अंतःक्रियाएं कैसी रहती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे से डील करते हैं। ठीक है। जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हम चीजें सेलिब्रेट करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसका भी असर हमारे व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या है, वो सांस्कृतिक प्रभाव, खाने का ढंग, संस्कार, पूजा पाठ। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के ऊपर जो भी हमारे रहने का तरीका है इसमें भी, कि उसका प्रभाव बच्चे को देखने को मिलता है, किस प्रकार के संस्कार बच्चे में पड़ रहे हैं, अच्छे संस्कार हैं बुरे संस्कार हैं, उनको देखा जाता है उनके व्यक्तित्व में। अगर इसमें ये मान के चले कि अगर अगर एक बच्चा है, अगर उसका विश्वास अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है, यानी अगर संस्कारों की बात करें तो ऐसे संस्कारों से उसके अंदर पड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अंधविश्वासों से जुड़े हुए चीजें हैं। ठीक है। सो कॉल्ड संस्कार होते हैं हमारे, तो अगर ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं जो अंधविश्वास से हैं, तो उसमें बच्चे का विकास जो होगा वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, एक गलत दिशा में बच्चे का विकास होगा। वहीं अगर बच्चे का विकास जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हो चीजों को लेके, अगर वो अगर किसी भी अपनी परंपरा को या अपने रीति रिवाजों को, अगर हम उसको साइंटिफिकली अगर उसकी चीजों को अगर समझ पाएगा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है चीजों का, किसी भी परंपरा को या प्रथा को फॉलो करने का, तो उससे बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, बच्चे के अंदर एक अलग अंडरस्टैंडिंग आती है, उसका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग से निखरता है। तो इस प्रकार से जो है ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे, ये बच्चे के वृद्धि और विकास दोनों को ही प्रभावित करते हैं। कुछ समय पहले एक केस स्टडी की गई, उसमें न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर ने 10 आइडेंटिकल ट्विंस को लिया और उनके 2 सेपरेट ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप में एक जैसे वातावरण प्रदान किया गया बच्चों को, और एक ग्रुप में बिल्कुल अलग अलग वातावरण प्रदान किया गया सभी बच्चों को।
और जब इनका आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया तो देखा गया कि जो ऐसे बच्चे थे जो कि सेम एनवायरनमेंट में रखे गए थे, उन बच्चों का आईक्यू बिल्कुल सेम था, उनमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और वही ऐसे बच्चे जिनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग रखा गया, उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिला, उनके आईक्यू में बहुत अंतर पाया गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वातावरण है व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी जो गुण और विशेषताएं हैं उनको प्रभावित करती है। जैसे ही अनुवांशिकता करती है वैसे ही वातावरण भी करता है। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है हमें कि वातावरण किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को पूरा पूरा प्रभाव डालती है, उसके विकास पे उसका बहुत असर होता है। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का शैक्षणिक महत्व क्या होता है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि इसका जो टीचिंग में इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने शिक्षण में। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये सहायक होता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से सहायक होता है? कोई भी बच्चा जब विद्यालय भेजा जाता है तो वो ये सोच के भेजा जाता है कि विद्यालय इसका सर्वांगीण विकास करेगा, जिन चीजों में भी बच्चा पिछड़ा हुआ है उस चीज को विकसित करके भेजेगा, और जिन चीजों में अच्छा है उसको और सुदृढ़ बना के उसको भेजा जाएगा समाज में, ताकि जो समाज है वो और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो जब टीचर को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान रहेगा कि बच्चे का वंशानुक्रम किस प्रकार का है और उसका वातावरण किस प्रकार से, उसका पारिवारिक वातावरण है या उसकी स्थिति किस प्रकार से है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको और अच्छे से वातावरण, उसको एनवायरनमेंट जो वो दे सकती है टीचर, उसको दे करके और उसके वृद्धि विकास को वो बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जिस भी आयाम में बच्चे का सर्वांगीण विकास छूट गया है, नहीं हो पा रहा है, उसको वो वातावरण से अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अगर कोई ये कहे कि विकास के लिए केवल वातावरण ही आवश्यक है या वातावरण नहीं आवश्यक, सिर्फ वंशानुक्रम ही आवश्यक है, यानी बच्चे के अंदर सिर्फ कोई विशेष योग्यता उसके पूर्वजों से मिली हो, बस एक वही आवश्यक है, वातावरण की हमें कोई नीड नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस योग्यता को विकसित करने के लिए एक वातावरण हमें चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बच्चे के को हम सिर्फ वातावरण ही देंगे, उसके वंशानुक्रम की हमें जरूरत नहीं है, यानी अगर इसको एक एग्जांपल से समझे कि मान लिया कि बच्चे के अंदर हम एक अलग से हम अपने अकॉर्डिंग कोई गुण डालेंगे, हम बच्चे को सिंगर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन बच्चे का उसमें कुछ भी उसका ना गला अच्छा है ना उसके अंदर कोई क्वालिटी है सिंगर की, सिर्फ उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो क्या होगा, बच्चे का विकास इससे प्रभावित हो जाएगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे वो चीज कराई जा रही है जिसके लिए वो कैपेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक कम या ज्यादा है तो दोनों को बैलेंस करके चला जाता है। ठीक है, अगर कोई एक कम रह रहा है तो वंशानुक्रम को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हमारी स्थिर सामाजिक संरचना में आता है, जिसको हम किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था लास्ट क्लास में, बीज और भूमि का, कि वंशानुक्रम हमारा बीज की तरह होता है और भूमि होती है हमारी वातावरण। तो हम भूमि को बदल सकते हैं बीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन हम बीज को नहीं बदल सकते, हमें हमारे पास जो बीज आ गए हैं उन्हीं बीज को हम लगाएंगे, अपना भूमि चुन के कि किस जगह पे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से जो उनका वृद्धि और विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व वंशानुक्रम गुणा वातावरण का फल है, यानी ये इनका गुणात्मक प्रतिफल होता है इनका, और ये योगात्मक नहीं होता। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज। ठीक है, वुडवर्थ और मार्क्विस क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह ना होकर गुणा की तरह अधिक है, यानी व्यक्ति क्या होता है, वंशानुक्रम जमा वातावरण नहीं, बल्कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण। इसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं कि अगर हमारे पास डी जो है वो क्या है, डी हमारे पास डेवलपमेंट है, ई क्या है हमारे पास हेरिडिटी, और एच क्या है हमारे पास हेरिडिटी, और ई है हमारे पास एनवायरमेंट, और दोनों की हमने वैल्यू ले ली, एच की ली है 0 और ई की ली है 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको वैल्यू को पुट करें, ठीक है, हमने इधर वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, इधर वैल्यू पुट करने के बाद हेरिडिटी को जब 0 रखा और एनवायरमेंट को 1, तो हमारे पास डेवलपमेंट क्या हो गया, 0। क्यों हुआ? क्योंकि हेरिडिटी ने एनवायरमेंट पे प्रभाव डाला है अपना और उसको प्रभावित कर दिया, और वो क्या हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हुए चलते हैं।
नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं कि d इज इक्वल टू हमारा क्या है, h प्लस में e। ठीक है, तो अगर d हमारा h प्लस e है, तो h को अगर हम 1 रखें और e को हम रखें 0 और इनको फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आया है, d इज इक्वल टू 1। यानी इधर एनवायरनमेंट ने इसके ऊपर प्रभाव डाला ही नहीं है, h जितना था उतना ही रहा, और वही किसके बराबर हो गया, डेवलपमेंट के बराबर, जो कि बिल्कुल गलत सिनेरियो है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो ये है आपका इक्वेशन, इस पे आपको टिक मार्क करना है कि ये सही है। ये आपका कैसे भी आ सकता है, ये आपका वर्ड्स में भी लिखा हुआ आता है, डायरेक्ट इक्वेशन भी दे सकते हैं, आपको सेंटेंस की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण गुणनफल का परिणाम है, ना कि योगात्मक है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आता है वो ये कि बालक के विकास की संभावनाओं का ज्ञान टीचर को हो जाता है। मान लीजिए अगर एक टीचर को ये पता ही नहीं है कि बच्चे का विकास किस दिशा में करना है, या बच्चे का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी संभावनाएं क्या है विकास की, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कुछ खास। वो ऐसा ही होगा जैसे अंधेरे में तीर चलाना, कि चलो इस बच्चे को हम डांस सिखा देते हैं, इसको हम एक्टिंग सिखा देते हैं, तो ऐसे करके बच्चे का विकास तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने उसकी विशेषताओं को और उसके गुणों को पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमें उसके वंशानुक्रम का हमें ज्ञान ही नहीं था। उसके जो विशेषताएं थी उसके बारे में पता ही नहीं था कि किस प्रकार की विशेषताएं हैं, या फिर किस प्रकार के वातावरण से वो आया है, उसको उसके सामाजिक और पारिवारिक स्थिति से उसको क्या मिल रहा है। तो जब हमें इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो हम बच्चे के विकास को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो हमें ये बता देते हैं कि बालक के विकास की संभावनाएं क्या हैं, उसका विकास और अच्छे से किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जो भी बच्चा है उसमें जो भी जन्मजात योग्यताएं, विशेषताएं, शक्तियां हैं, उनका एक उचित वातावरण प्रदान करके बच्चे का विकास किया जाता है, और यही एक टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी बनती है कि बच्चे का जो विकास है वो उचित दिशा में उचित वातावरण प्रदान करके वो कर सके, क्योंकि वंशानुक्रम में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, उसको एक बेस पता लग जाता है कि बच्चे का किस अकॉर्डिंग विकास उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, कि किस प्रकार से बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। इससे हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा, और इसके ऊपर जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।